नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सपा और बसपा ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लेने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। अब इस ब्राह्मण राजनीति में बीजेपी भी कूद गई है। बीजेपी के ब्राह्मण नेता आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विद्वत समाज सम्मेलन और अभिनंदन के जरिए समाज में विश्वास जगाएंगे। दरअसल विद्वत समिति यूपी की ओर से 29 अगस्त को 10 बजे लखनऊ सहकारिता भवन में सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्रा टेनी समेत भाजपा के अन्य नेता शामिल होंगे। इस दौरान विद्वत समाज सम्मेलन में भारतीय संस्कृति एवं समाज के उत्थान में विद्वत जनों की भूमिका विषय पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों का सम्मान किया जाएगा। भाजपा इस समारोह के जरिए ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश करेगी। तो ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश है। इसके साथ ही सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। तो बीजेपी का विद्वत समाज सम्मेलन ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश है इस सम्मेलन के जरिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बीजेपी का विद्वत समाज सम्मेलन आखिर क्या है। तो यूपी में बीजेपी का आज से विद्वत समाज सम्मेलन है। लखनऊ सहकारिता भवन से सम्मेलन की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में कलराज मिश्र, महेंद्र नाथ पांडे शामिल होंगे। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों का सम्मान होगा। ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की बीजेपी की कवायद है। तो बीजेपी का विद्वत समाज सम्मेलन क्या खास होगा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लखनऊ सहकारिता भवन में सम्मेलन की शुरुआत होगी। मनीष मिश्रा हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? इसका उद्देश्य क्या है? इसका संदेश क्या है? निश्चित तौर पे देखिए, आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में अब कुछ दिन का ही समय बाकी रह गया है। तो उस समय जहां आप बसपा अपना प्रबुद्ध सम्मेलन चाहती थी, वहीं पे आज एक विदित सम्मेलन की शुरुआत की गई है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे जिसके मुख्य अतिथि हैं कलराज मिश्रा, राजस्थान के गवर्नर हैं, महेंद्र नाथ पांडे, अजय कुमार मिश्रा, तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं जो एक ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते रहे, वो अब इस सम्मेलन में आएंगे और समाज के उत्थान और इस समाज के जो जुड़ी चीज़ें हैं उनसे लेके एक संगोष्ठी रखी गई है। संगोष्ठी की अगर हम बात करें, जैसे कोई बैठक का उतार होता है तो शिष्टाचार बैठक की बात करें, तो संगोष्ठी को भी आप ऐसे ही ले सकते हैं। इसका अगर सीधा निष्कर्ष निकाला जाए तो सीधा है कि ब्राह्मणों को अपनी ओर कैसे खींचना। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो जातिगत राजनीति की बात ही होती है। करीब 15% वोट है वो ब्राह्मणों का वोट बैंक है। उसको साधने में किस तरीके की भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, वो इसके द्वारा आज तय होगा। या फिर कहें कि ब्राह्मणों को साधने के लिए एक रोड मैप की तैयारी भी यहाँ से आप कह सकते हैं, जो कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सहकारिता भवन से आज निकलेगी। तमाम यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको आज सम्मान भी दिया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो एक तरीके से जो वोट बैंक की राजनीति कही जाती है उत्तर प्रदेश में, उसमें किस तरीके से ब्राह्मणों की भूमिका को और अपने आगे लाने के लिए बीजेपी में कैसे लगातार जो चुनावी समय है वो लगातार बन चुका है। बीएसपी तमाम सबूत सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद कर रही है। सभी से मिश्रा उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तमाम जिलों में हमने देखा अगुवाई कर रहे हैं और तमाम जिलों में हमने देखा है कि वो रोड शो कर चुके हैं। उसी कवायद में बीजेपी कहीं पीछे नहीं रह जाए, इसको लेके आज उन्होंने एक विदित कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसकी अध्यक्षता कलराज मिश्रा करेंगे। अब से कुछ देर बाद ये सम्मेलन शुरू होगा और माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको कैसे बीजेपी में कन्वर्ट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसको लेके यहाँ से रोड मैप की तैयारी की जाएगी। अंकिता। बिल्कुल मनीष, लेकिन इन सब के बीच बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी भी तमाम सम्मेलन कर रही थी और अभी यात्रा भी निकालने की पूरी सोच रखी है समाजवादी पार्टी ने भी। अब ब्राह्मण वोटर जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है विधानसभा चुनाव के पहले कि तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही हैं इस पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए। क्या समीकरण बनते हैं ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये भी आपसे समझना चाहेंगे।
अंकिता देखिए, आपको अगर बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होगी तो चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे काम का मुद्दा हो, ये पीछे रहता है। हमेशा यहाँ पे जातिगत वोट बैंक की बात होगी। 15% के करीब आपका ब्राह्मण आते हैं, 17 से 18% के बीच आपका ओबीसी वगैरह आते हैं, 14% के बाद आपके मुस्लिम समुदाय आता है। तो 15% जब ब्राह्मण की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी, मायावती की गवर्नमेंट बनी थी, तब सतीश चंद्र मिश्रा का बसपा से जोड़ने का, ब्राह्मणों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया था, जो सबने देखा था। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बसपा की। अब बात करते हैं कि 2012, 17 और अब 22 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो वोट बैंक है वो उसमें पहले ही सेंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है बसपा ने। प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं जिले जिलों में जाके। अभी 5 तारीख को खुद, 7 तारीख को माफ करेगा, मायावती जो बसपा सुप्रीमो है वो खुद ब्राह्मण सम्मेलन का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगी। तो जो वोट बैंक की राजनीति है वो, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति समझेंगे तो जातिगत राजनीति ही सबसे अहम मुद्दा रहता है। जो वोट बैंक होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, अपने वोट में कन्वर्ट किया जाए, इस पर सबकी निगाह होती है। उसी में आता है ब्राह्मण समाज, जो भी 15% है, एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। पूर्वांचल में इसकी काफ़ी आप बात करेंगे तो पूर्वांचल में काफ़ी एरिया में प्रभावित करता है। तो जब आप बात करेंगे ब्राह्मण समाज की, तो उसमें अभी से शुरुआत कर दी गई है। आज का जो रोड मैप है, या कहें शुरुआती दौर अगर भाजपा कर रही है, तो आज वो उत्तर प्रदेश की राजधानी सहकारिता भवन से आज उसमें एक कड़ी की शुरुआत की जा रही है। अब देखना यह है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, असर कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके के सम्मेलन कर रही हैं, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता मनीष, इसलिए जो सम्मेलन है वो उन्हीं का आयोजन किया जा रहा है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने ये भी स्ट्रेटेजी बना ली है कि घर घर तक जाना है, हर वोटर तक पहुंचना है, और एक बड़ा लक्ष्य तय कर रखा है। देखिए, कोविड-19 के बाद से तमाम जो चुनावी रैलियां होती थी उस पर भी काफ़ी असर पड़ा था। हम देखते थे पहले भव्य आयोजन किए जाते थे। एक मंडल को चुना जाता था, मंडल के सारे जिलों को वहाँ पे जो नेता होते थे वहाँ पे एकत्रित होते थे। पर अब की स्ट्रेटेजी में चेंजेस आए हैं। अब नेता घर घर पहुँच रहे। पहले घरों से आदमियों को निकाला जाता था, भीड़ बुलाई जाती थी, आयोजन किए जाते, भव्य आयोजन किए जाते। कोविड-19 के बाद की बात करेंगे तो अब इस आयोजन का रूपरेखा चेंज हो गई। अब आपको नेता घर घर जाते दिखेंगे। इसी के तहत बीजेपी की बात करें तो 5 तारीख से कार्यक्रम शुरू करिए। घर घर जाके आपके नेता आपसे मिलेंगे। अपनी सरकार की नीतियाँ, जो राज्य सरकार की नीतियाँ हों, चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ हों, उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उनको जाके वहाँ बताएंगे, उनके लाभ को बताएंगे, क्या वहाँ पे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसकी स्थिति बनाई गई है। हमने पहले भी देखा था जब 2017 में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और अपना बूथ सबसे मजबूत की नारा दिया था। इस बार क्या है कि हर घर बीजेपी का नारा दिया जा रहा है, हर घर बीजेपी। इसके लिए समझना पड़ेगा कि आप पहले जब 2000 कोविड-19 की पहले की बात करेंगे तो भव्य आयोजन किए जाते थे, तमाम मंडलों में उसको किया जाता था। बिल्कुल, फॉर्मेट बदल गया है, डिमांड भी चेंज हो गई है, क्योंकि इसलिए उन सारी चीजों को देखते हुए ही अब राजनीतिक पार्टियां अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो वही आपको बता दें कि अयोध्या रवाना हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना हुए हैं। राष्ट्रपति अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। महामहिम रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं। दौरे से पहले अयोध्या स्टेशन को भी सजाया गया। सीएम योगी करेंगे राष्ट्रपति कोविंद की अगवानी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या में। इसके अलावा आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी, राज्यपाल है जो कि उत्तर प्रदेश की, वो भी मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। तो अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो रवाना हो चुके हैं लखनऊ से और अयोध्या पहुंच जाएंगे। लगभग बताया जा रहा है 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ है हम ये आपको दिखा देते हैं। लगभग 11:30 बजे वो पहुंच जाएंगे, बताया जा रहा है। 12 बजे तक पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा। रामकथा पार्क रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के बीच होगा। लोक गायिका मालिनी अवस्थी रामायण सबरी की प्रस्तुति देंगी और फिर अयोध्या पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। इस दौरान 3 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं तो बिना तोहफा दिए तो नहीं जा सकते अयोध्या को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लगभग 2 बजे से 3 बजे तक हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। श्री रामलला का दर्शन कर राम जन्मभूमि परिसर में वृक्षारोपण करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
बात करेंगे हापुड़ की, जहां पिलखुआ नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। साथियों के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों को पीटा है। मारपीट पर सफाई कर्मचारियों को भद्दी गालियां भी दी है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी। दर्जनों महिलाओं समेत सफाई कर्मियों ने दिया धरना। देर रात से ही कोतवाली के बाहर दे रही हैं धरना। घटना के बाद से ही नीतू गोयल ने फोन बंद कर दिया है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून से सीएम को लेटर लिखा है। मछुआ समाज को आरक्षण की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आरक्षण दो या मौत स्लोगन लिखा है। तो सीएम योगी को लेटर लिखा गया है, लेकिन अपने खून से यह लेटर लिखा है इन लोगों ने और कहा है कि आरक्षण दो या फिर मौत। बुलंदशहर से ये जानकारी मिल रही है। बुलंदशहर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून से सीएम को लेटर लिखा है और इस लेटर में मछुआ समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग की है और उनका कहना है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम इसी तरह अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं खून से लेटर लिखा गया है। मुख्यमंत्री के लिए मछुआ समाज ने आरक्षण की मांग की है। शहर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं महामहिमपति जी के लिए अपने खून से खत लिखा गया है कि मछुआ आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति की सूची में 66वें नंबर पर सूचीबद्ध है। मंझवाल, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, माली, इनकी पर्यायवाची जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। बुलंदशहर में तो ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने प्रधान पर गोलियां चला दी हैं। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। दादरी के दतावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। तो बदमाशों ने प्रधान पर गोली चलाई है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। घर में घुसकर गोली चलाई गई है। बदमाशों ने प्रधान पर गोलियां चलाई। तो मथुरा में आग लगने से हड़कंप मच गया है। पिकअप में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वृंदावन इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए आखिर किस तरीके से ये गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। अचानक से इसमें आग लग गई है और जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि आग लगी कैसे, लेकिन फौरन इस आग पर काबू पाया गया किसी तरह। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आग लगने से हड़कंप मच गया आसपास के लोगों में। तो वहीं उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लग गई है। पुलिस और बदमाशों में करीब 54 राउंड फायरिंग हुई। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में पेट्रोल और हथियार बरामद किया गया है। हाईवे पर गिरोह बनाकर लूटपाट करते थे बदमाश। तो लूट की वारदात को अंजाम देते थे ये बदमाश, लेकिन अब इन्हें धर दबोचा गया है। मीटिंग की गई थी ज्वाइन करने के बाद व्यापारी बंधुओं के साथ में, तो उसमें समस्या को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया था कि ये गैंग है जो हाईवे पर डीजल चोरी या ट्रक ड्राइवरों की कनपट्टी पर तमंचे इत्यादि लगाकर डीजल लूट का कार्य कारित करता है और इस घटना से व्यापारीगण काफ़ी त्रस्त है। तो इसी पर जो हमारी स्वाट टीम है और जो हमारी थाना गंगाघाट, अचलगंज पुलिस है, कोतवाली पुलिस है, उन सभी को अलर्ट किया गया था। कल देर रात्रि स्वाट टीम इंचार्ज को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ऐसा गैंग है जो एक पुरानी इनोवा है जो बड़ी ही शेडी टाइप की प्रतीत हो रही है, उससे इस प्रकार का कृत्य कारित कर रहा है। इनको कई जगह दौड़ाया गया। यहाँ जब ये त्रिभुवन खेड़ा में पहुंचे और इन्होंने अपने आप को घिरता देखा तो इन्होंने हमारी टीम पर फायर किया। तो रामपुर के पनवड़िया में तालाब सुंदरीकरण में हुए घोटाला सामने आया। दरअसल सुंदरीकरण की समीक्षा किए बिना ही करीब 7 करोड़ 96 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई और 3 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर गबन कर दिया गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में एसआईटी गठन के आदेश दिए। डीआईजी मुरादाबाद की अगुवाई में टीम जांच करेगी और 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश
दिया गया है। तो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी अब दे दिया गया है। मेरठ में 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फतेहपुर नारायण के जंगल में बच्चों का शव मिला है। कल दोपहर से ही गायब थे दोनों बच्चे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी अब भेज दिया है। तो फतेहपुर नारायण के जंगल में बच्चों का शव मिला है, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया है। कल दोपहर से ही गायब थे ये दोनों बच्चे और दोनों का शव मिला है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जंगलों में मिला है इन दोनों ही बच्चों का शव। लंबे समय से लापता थे, लेकिन जैसे ही शव दिखाई दिया वैसे ही पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हापुड़ के पिलखुआ नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां साथियों के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों को पीटा गया है। मारपीट कर सफाई कर्मचारियों को भद्दी गालियां भी दी गई हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी। दर्जनों महिलाओं समेत सफाई कर्मियों ने धरना दिया है। घटना के बाद से ही नीतू गोयल ने फोन बंद कर दिया है। तो साथियों के साथ मिलकर मारपीट का मामला है। चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है हापुड़ से। तो चेयरमैन ने गुंडागर्दी की है। पिलखुआ नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए आखिर कैसे उसके बाद गुस्सा लोगों का सामने आया। नीतू गोयल मुर्दाबाद के पोस्टर लिए खड़े हैं यहां पर गांव वाले, और अब नीतू का भी फोन बंद आ रहा है। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं सुन रही है। पुलिस जनता की समस्या को नहीं सुन रही है। इससे लोग और भी ज्यादा परेशान हैं, नाराज हैं और गुस्से में हैं। तो साथियों के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों को पीटा गया है। पिलखुआ नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मारपीट कर सफाई कर्मचारियों को भद्दी गालियां भी दी गई। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद। तो नीतू गोयल मुर्दाबाद के यहाँ नारे लगाते ग्रामीण नजर आए और फिर धरना देते भी नजर आए। लोग नाराज दिखे, गुस्से में दिखे। शिकायत के बाद भी पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद से ही नीतू गोयल ने फोन बंद कर दिया है और फोन नहीं उठा रहा नीतू गोयल, जिसकी वजह से ग्रामीण भी गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और वो नज़र आए सड़कों पर पोस्टर लिए जिस पर लिखा था नीतू मुर्दाबाद। तो मारपीट का ये पूरा मामला है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं सुनी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब भी चेयरमैन की हरकत को लेकर ग्रामीण लगातार पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। तो पिलखुआ नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। साथियों के साथ मिलकर सफाई कर्मचारी को पीटा है, जबरदस्त तरीके से पीटा गया है। पिलखुआ नगर पालिका के चेयरमैन की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से कर्मचारियों के साथ बर्ताव किया जाएगा तो कर्मचारी कहां तक सहारा देंगे, कहां तक साथ देंगे। और यही वजह है कि जब कर्मचारी के साथ अच्छे से नहीं पेश आया गया तो आसपास के जो लोग हैं और बाकी के जो कर्मचारी हैं वो भी गुस्से में हैं अब। और उनका ये कहना है कि इस पर एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए, कार्रवाई इसमें की जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही है। नीतू गोयल खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीतू गोयल जी, आप पर आरोप है कि आपने कर्मचारी की पिटाई की है और अब आप फोन नहीं उठा रहे हैं, आपका फोन बंद है और आपको लेकर शिकायत नहीं लिखा जा रहा है। तो इससे आसपास के जो कर्मचारी हैं वो गुस्से में। आप क्या कहेंगे अपनी सफाई में? तो बताओ कौन सा आपने फोन मिलाया, उठा नहीं क्या? हाँ, ये आरोप लगा रहे कर्मचारी कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं।
क्या आप तक आवाज आ रही है नीटू जी? हाँ, आ रही है आवाज। सवाल ये है कि कर्मचारी का ये कहना है कि आपने उनके साथ गुंडागर्दी की है, उन्हें पीटा है साथियों के साथ मिलकर। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? कोई कुछ भी कहने लगे, कहने के लिए को मुंह के आगे जुबान ही तो है। कोई सबूत है, कोई फोटो है, कोई गवाह है, कोई है, कोई सबूत है? वैसे ही कहने से ही कोई मामला हो जाएगा? नहीं, क्यों कह रहे हैं ऐसा कर्मचारी? है कर्मचारियों से किसी काम को मत कहो, नू कह रहे है। मेरे घर के आगे सफाई नहीं हो रही, मैं मेरी वाइफ चेयरमैन है, जब मेरे घर के आगे सफाई नहीं हो रही तो शहर में कहाँ सफाई हो रही होगी? अगर कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे हैं और फिर समस्या हो रही है तो क्या आपने इसकी शिकायत की थी पहले? शिकायत कर रखी है, लिखित में कर रखी है शिकायत। हाँ, नगर पालिका में शिकायत है लिखित में, एक ना 10-20 शिकायत है। शिकायत करने के बावजूद भी नहीं जब सुधरे तो आपने ये कदम उठाया? मैंने कदम काहे को उठाया? मैंने तो कुछ कही ना है। कोई चीज है सबूत? ठीक है, आपका कहना है कि आपने ये मारपीट नहीं की है, आपने गुंडागर्दी नहीं की है, लेकिन लगातार कर्मचारी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां वो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द आप पर एक्शन लिया जाए। हाँ, बिल्कुल, वे तो कहेंगे ही इस बात को, वे तो कहेंगे काम ना करना पड़े। चलिए ठीक है नीटू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।